हेलो लर्नर्स, वेलकम टू दी क्लास। सो आज की क्लास में हम लोग जेकेपीएससी लेक्चरर एग्जाम से रिलेटेड जो भी डाउटफुल क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 19 अक्टूबर को, अभी कुछ दिन पहले ही जेकेपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था एंड इसकी प्रोविजनल आंसर की आ चुकी है। सो एग्ज़ाम के बाद जितने भी हमारे लर्नर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे। एंड खुश क्यों नहीं होंगे, बैच में जितना भी पढ़ाया गया उससे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्टली देखे गए हैं। सो लर्नर्स का यही कहना था कि बैच इन लोगों को बहुत ज़्यादा काम आया है। डायरेक्टली बैच से कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड जो प्रोविजनल आंसर की को लेके कुछ स्टूडेंट्स के डाउट हैं वो भी हम आज क्लियर करने वाले हैं। काफ़ी सारे लर्नर्स की क्वेरी आ रही थी कि मैम ये कुछ 2-3 क्वेश्चंस हैं जो चैलेंज करे जाने चाहिए। सो 24 को लास्ट डेट है चैलेंज करने की एंड इसीलिए हम आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आए हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप लोग चैलेंज कर सकते हैं। राइट, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड हैं जो डाउटफुल हैं, लर्नर्स को लगा कि ये भी क्वेश्चन करे जाने चाहिए, बट आंसर की के अकॉर्डिंग उनके जो आंसर्स है वो बिल्कुल ठीक है। हम ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी अभी डिस्कस कर लेंगे। राइट, सो चलिए आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो पेपर का जो क्वेश्चन नंबर 9 था वो देख लेते हैं, इसको चैलेंज करा जाना चाहिए। राइट, फॉर द गिवन स्टेटमेंट्स फर्स्ट एंड सेकेंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है, सो स्टेटमेंट्स चेक कर लेते हैं क्या कह रहा है। Firms that exhibit increasing returns to scale have U-shaped long run average cost curve। अब U-shaped average cost curve की बात करी गई है। Increasing returns का लर्नर्स क्या मतलब होता है? Increasing returns मतलब cost जो है वो डिक्रीज हो रही है। So cost जब डिक्रीज होती है एंड लॉन्ग रन की हम बात कर रहे हैं तो इस केस में एवरेज कॉस्ट कर्व जो होता है वो इस तरीके से डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। राइट, ना कि यू शेप्ड। ठीक है, यू शेप्ड नहीं होकर डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। राइट, फिर सेकंड स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, द सप्लाई कर्व ऑफ अ कॉम्पिटिटिव फर्म इन द शॉर्ट रन इज इट्स मार्जिनल कॉस्ट कर्व अबव एवरेज कॉस्ट। अब ये जो स्टेटमेंट है ये पार्शियली करेक्ट है। ठीक है, सो हम इसको भी कैसा मानेंगे, हम इसको भी इनकरेक्ट मानेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है, हमने ये पढ़ा है कि सप्लाई कर्व जो कॉम्पिटिटिव फर्म है उसका जो सप्लाई कर्व होता है वो एमसी कर्व तो होता है, बट कहाँ से? एवीसी के अबव, है ना। जो भी हमारी एवीसी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो मिनिमम पॉइंट है उसके बाद से जो हमारा सप्लाई कर्व होता है, मतलब मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो होता है उसको हम सप्लाई कर्व कंसिडर करते हैं। एंड यहाँ क्या लिखा है? इट इज़ रिटन एज एवरेज कॉस्ट। तो ये एवरेज कॉस्ट नहीं होकर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। राइट, सो इसलिए इस तरीके से ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये भी इनकरेक्ट है एंड जो आंसर है वो हो जाना चाहिए बोथ 1 and 2 आर रॉन्ग। राइट, बट हमारी जो ऑफिशियल प्रोविजनल आंसर की जो बेसिकली आई है उसमें आंसर डी मार्क्ड है। सो येस, दिस क्वेश्चन कैन बी चैलेंज्ड। राइट, एक बार इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम दोबारा से पढ़ लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट जो था, इफ अ फर्म एग्जिबिट्स इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल आउटपुट इंक्रीजेज मोर देन प्रोपोर्शनली। ठीक है, तो जो आउटपुट है वो मोर देन प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज होता है एंड व्हेन इनपुट्स इंक्रीज दिस टिपिकली मेक्स द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन। ठीक है, तो ये हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व की बात करी है ना। कॉस्ट हमारी क्या होगी? कॉस्ट हमारी एवरेज कॉस्ट बेसिकली कम हो जाएगी। Over the relevant range, a U-shaped long run average cost implies first falls, मतलब कॉस्ट जो है वो पहले डिक्रीज होती है फिर उसके बाद से इंक्रीज होती है। इस तरीके से यू शेप बनेगा, है ना। सो पहले तो कॉस्ट डिक्लाइन होगी बट बाद में इंक्रीज होगी। लेकिन इंक्रीजिंग रिटर्न्स के केस में क्या होता है कि इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व हमारा बनता है। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट था। सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो सेकंड स्टेटमेंट में ही मेजर डाउट था कि ये जो सप्लाई कर्व है इस तरीके से, है ना। सो ये जो एमसी है, मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व है, इसको हम लोग बिल्कुल हम सप्लाई कर्व के नाम से जानते हैं, बट ये कहाँ कट होने के बाद? एवीसी के मिनिमम पॉइंट पे इसको जब ये कट कर देता है उसके बाद से हम इसको सप्लाई कर्व मानते हैं। ठीक है, सो in a competitive firm, a firm maximizes profit by producing where price equals marginal cost, है ना। price is equals to marginal cost, ये हमारी कंडीशन है किसके लिए? बेसिकली competitive firm की equilibrium के लिए। So however the firm will only produce if the price is high enough to cover its variable cost।
अगर उसका वेरिएबल कॉस्ट कवर हो पा रहा है तो फर्म प्रोड्यूस डेफिनेटली करेगा, ठीक है। Therefore the supply curve is the portion of the marginal cost curve that lies above the minimum point of average variable cost curve. So simply ये जो डायग्राम है इससे हम समझ सकते हैं कि ये जो कर्व जा रहा है मार्जिनल कॉस्ट कर्व ABC के मिनिमम पॉइंट के कट होने के बाद से, ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज सप्लाई कर्व। तो वहाँ एवरेज कॉस्ट की जगह एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आएगा, राइट। सो यस, दिस क्वेश्चन कैन बी चैलेंज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। इसके बीच में और कोई भी क्वेश्चंस चैलेंज करने जैसे नहीं है, इसके आंसर्स आंसर की में बिल्कुल करेक्ट दिए गए, राइट। द IS कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट व्हेन द टैक्स रेट इज लोवर्ड। अब IS कर्व जो है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा जब टैक्स कम कर दिए जाएंगे। बेसिकली जब टैक्स कम कर दिए जाते हैं तो क्या होता है, टैक्सेस के कम होने से लोगों के हाथ में इनकम ज़्यादा होगी, है ना, पैसा ज़्यादा होगा। सो अगैन IS कर्व जो है वो राइट वर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। द IS कर्व विल शिफ्ट टू दी राइट। जब टैक्स रेट कम करी जाएगी लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा होगा तो IS कर्व राइट वर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। द IS कर्व स्लोप्स अपवर्ड टू द राइट। IS कर्व तो हमें पता है अपवर्ड टू द राइट होता है या डाउनवर्ड होता है। IS कर्व हम इस तरीके से बनाते हैं, दिस इज आवर IS कर्व। तो ये क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गया, सेकेंड भी हमारा इनकरेक्ट है। नाउ थर्ड, कंफ्यूजन लर्नर्स को C एंड D ऑप्शन में ही था। सो बेसिकली द IS कर्व इज रिलेटिवली स्टीप इफ इन्वेस्टमेंट इज लेस सेंसिटिव टू चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट। यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि जब IS कर्व बेसिकली इन्वेस्टमेंट ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, लेस सेंसिटिव है, तो हमारा IS कर्व कैसा होगा, स्टीपर होगा, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बट आंसर की में इसका भी आंसर क्या दिया हुआ है, D ऑप्शन दिया हुआ है, बट द राइट आंसर विल बी ऑप्शन C। तो इसको भी लर्नर्स को चैलेंज करना चाहिए, ठीक है। द IS कर्व इज रिलेटिवली फ्लैट इफ इन्वेस्टमेंट इज लेस सेंसिटिव टू चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट। नहीं, IS कर्व अगर हमारा इन्वेस्टमेंट लेस सेंसिटिव है, ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, बेसिकली इलास्टिसिटी कम है, तो हमारा IS कर्व कैसा होगा, स्टीपर बनेगा, ठीक है। स्टीपर इज इस तरीके से, ये हमारा IS कर्व बनेगा, ठीक है। फ्लैट इस तरीके से होता है तो फ्लैट यहाँ पर नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए अब एक बार इनको प्रॉपर रीजनिंग पढ़ लेते हैं। सो द IS कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट व्हेन द टैक्स रेट इज लोवर्ड। दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। अ डिक्रीज इन टैक्स रेट इंक्रीजेज डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। टैक्स रेट जब कम होंगे तो डिस्पोजेबल इनकम जो है वो बढ़ जाएगी, और डिस्पोजेबल इनकम के बढ़ने से क्या होगा, कंजम्पशन बढ़ेगा। ऑब्वियसली लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा है, परचेजिंग पावर ज़्यादा है उनकी, तो वो कंज्यूम ज़्यादा करेंगे। कंजम्पशन के लिए क्या चाहिए, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी, राइट। सो दिस एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी कॉजेज द IS कर्व टू शिफ्ट राइट एंड नॉट लेफ्ट। तो टैक्स रेट के कम होने से IS कर्व क्या होगा, राइट वर्ड शिफ्ट होगा, ना कि लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। चलिए सेकेंड स्टेटमेंट हमारा था, द IS कर्व स्लोप्स अपवर्ड टू द राइट। नॉट एट ऑल, IS कर्व हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। चलिए थर्ड स्टेटमेंट जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है कि भाई जितना लेस इलास्टिक होगा इन्वेस्टमेंट को लेके, लेस सेंसिटिविटी होगी, उतना ज़्यादा स्टीपर मेरा IS कर्व होगा, ठीक है। अगर लर्नर्स ने हमारे बैच से पढ़ाई करी है तो मैम ने, सिमरन मैम ने क्लियरली ये चीज़ बताई है कि IS कर्व जो होता है ना, स्लोप ऑफ IS कर्व किस पे डिपेंड करेगा, एक तो इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट डिमांड, ठीक है। इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट डिमांड, इसका क्या मतलब है कि जितनी ज़्यादा इंटरेस्ट इलास्टिसिटी होगी, हायर द इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फ्लैटर विल बी द IS कर्व एंड वाइस वर्सा। अब वाइस वर्सा का क्या मतलब है कि जितनी लेस सेंसिटिव होगी इलास्टिसिटी, इंटरेस्ट इलास्टिसिटी जितनी कम होगी, उतना ही स्टीपर होगा मेरा IS कर्व, ठीक है। एंड अगेन एक और किस पे डिपेंड करता है हमारा IS कर्व, स्लोप ऑफ IS कर्व ऑन दी साइज ऑफ द मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर के साइज पे। तो जितना ज़्यादा मल्टीप्लायर का साइज होगा उतना फ्लैटर बनेगा मेरा IS कर्व, ठीक है। और जितना मल्टीप्लायर का साइज कम होगा उतना स्टीपर बनेगा, ठीक है। सो इट इज़ क्लियरली द आंसर नंबर C एंड नॉट D। तो आंसर की में इसका भी आंसर क्या दिया हुआ है, D दिया हुआ है, तो इसको आप बिल्कुल चैलेंज कर सकते हैं। द करेक्ट आंसर विल बी C, राइट।
डी ऑप्शन अगेन इसका ऑपोजिट दिया हुआ है कि भाई लेस सेंसिटिव है तो फ्लैटर होगा, फ्लैटर नहीं होगा, स्टीपर होगा। ठीक है, चल अगर हम LM कर्व की बात करें, अभी क्वेश्चन हमारा IS से पूछा गया था, बट अगर हम LM कर्व की बात करें तो LM कर्व का स्लोप अगेन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी पे डिपेंड करता है एंड इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी। तो लेसर द इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी, स्टीपर द LM कर्व। ठीक है, अब देखो इसको याद करने का तरीका क्या है कि जितनी ज़्यादा इंटरेस्ट इलास्टिसिटी होगी उतना, मतलब हायर द इंटरेस्ट इलास्टिसिटी फ्लैटर होगा कर्व, हाई में फ्लैट होगा। ठीक है, साइज ऑफ मल्टीप्लायर ज़्यादा है तो IS कर्व फ्लैट होगा। अभी मैं IS की बात कर रही हूँ। ठीक है, IS के केस में अगर इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ज़्यादा है तो फ्लैटर कर्व, मल्टीप्लायर का अमाउंट ज़्यादा है तो फ्लैटर कर्व। ठीक है, क्लियर। LM की जब मैं बात करूँगी तो इंटरेस्ट इलास्टिसिटी जितनी कम होगी, लेसर द इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, स्टीपर द LM कर्व। इसका भी सेम चीज़ वाइस वर्सा ट्रू है। इसका क्या मतलब है कि जितनी ज़्यादा इंटरेस्ट इलास्टिसिटी होगी उतना ज़्यादा फ्लैटर होगा। तो तीन चीज़ें हमें फ्लैट में याद रखनी है कि दो तो IS की दोनों चीज़ें कंडीशन में जितना ज़्यादा होगा, इंटरेस्ट इलास्टिसिटी से ज़्यादा है तो इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ज़्यादा है तो हमारा IS कर्व कैसा होगा, फ्लैटर होगा। ठीक है, मल्टीप्लायर ज़्यादा है तो IS कर्व कैसा होगा, फ्लैटर होगा। अगेन LM की जब हम बात करें तो इंटरेस्ट इलास्टिसिटी अगर ज़्यादा है तो कैसा होगा हमारा LM कर्व, फ्लैटर होगा। ठीक है, इंटरेस्ट इलास्टिसिटी अगर ज़्यादा है तो फ्लैटर होगा। लेकिन अगर इनकम इलास्टिसिटी फॉर डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी अगर ज़्यादा है तो मेरा LM कर्व जो है वो स्टीपर होगा। बस एक ही कंडीशन डिफरेंट है कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी, अगर इनकम इलास्टिसिटी ज़्यादा है तो LM कर्व स्टीपर होगा। अदरवाइज बाकी केसेस में जब भी हम ज़्यादा की बात करेंगे तब IS और LM कर्व फ्लैटर होंगे। ठीक है, चलिए सो ये डाउट भी क्लियर। नेक्स्ट 60th क्वेश्चन, इसके बीच में अगेन आई एम सेइंग नन ऑफ द क्वेश्चन इज टू बी चैलेंज्ड। बाकी सारे क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं आंसर की में प्रॉपर करेक्ट ही दिए हुए हैं। ठीक है, 60th क्वेश्चन, टू एस्टिमेट द एग्जिस्टेंस वैल्यू, ठीक है, एग्जिस्टेंस वैल्यू ऑफ अ रिमोट या अनविजिटेड वाइल्डरनेस एरिया। ठीक है, कोई अनविजिटेड वाइल्डरनेस एरिया है, ठीक है, फॉरेस्ट एरिया कंसिडर कर लो, तो जहाँ पे लोग जाते नहीं हैं। विच अमंग द फॉलोइंग मेथड्स इज मोस्ट सुटेबल, उसकी वैल्यू निकालने के लिए कौन सा मेथड सुटेबल। ठीक है, तो हमने वैल्यूएशन के वेरियस मेथड्स पढ़े थे एनवायरनमेंट में। अब यहाँ पे ऑप्शंस में द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज सी एंड नॉट डी। ठीक है, सी है आंसर एंड नॉट डी, आंसर की में जो आंसर दिया हुआ है दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अब एक एक करके सारे ऑप्शंस कंसिडर करते हैं कि वाई कंटिंजेंट वैल्यूएशन मेथड। तो कंटिंजेंट वैल्यूएशन मेथड क्या होता है, अ सर्वे बेस्ड टेक्निक दैट आस्क्स पीपल व्हाट दे आर विलिंग टू पे। ठीक है, विलिंग टू पे एंड विलिंग टू एक्सेप्ट, इन दो कॉन्सेप्ट्स को हम किस में पढ़ते हैं, कंटिंजेंट वैल्यूएशन मेथड में। ठीक है, अब ये सुटेबल क्यों है, इट इज़ द ओनली वाइडली एक्सेप्टेड मेथड दैट कैन एस्टिमेट नॉन यूज और पैसिव यूज। अभी हमने क्या बात करी यहाँ पे क्वेश्चन में कि अनविजिटेड प्लेस है। ठीक है, सो नॉन यूज वैल्यू को हमें यहाँ पर डिटरमाइन करना है। ठीक है, विच इंक्लूड एग्जिस्टेंस वैल्यू, कि वो एग्जिस्ट कर रहा है उसकी क्या वैल्यू है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस, भले ही वो हमारे डायरेक्टली यूज़ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, कंटिंजेंट वैल्यूएशन मेथड का ही हम यूज़ करते हैं। ठीक है, बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं होंगे ये भी देख लो। सो डिफेंसिव एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, डिफेंसिव एक्सपेंडिचर मेथड बेसिकली this method values an environmental good by measuring the cost people incur to protect themselves from environmental damage. Basically अगर pollution वगैरह हो रहा है, ठीक है, सो pollution से खुद को बचाने के लिए आप क्या क्या measures ले रहे हो, उसका कितना कॉस्ट लग रहा है, दैट इज डिफेंसिव। डिफेंस कर रहे हो आप, है ना, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, डिफेंड कर रहे हो किसी चीज़ से कि भाई पोल्यूशन हो तो रहा है तो अब उस पोल्यूशन से हमें नुकसान नहीं हो उसके लिए हम कितना खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज डिफेंसिव एक्सपेंडिचर मेथड। फिर उसके बाद हेडोनिक प्राइसेस, हेडोनिक प्राइसेस बेसिकली हिडन वैल्यू से रिलेटेड है। दिस मेथड एस्टिमेट्स वैल्यू बाय एनालाइजिंग हाउ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्ट द प्राइस ऑफ अ मार्केटेड गुड सच एज रियल एस्टेट। इट ओनली कैप्चर्स यूज वैल्यू। अब यहाँ पे हम
यूज वैल्यू की बात करें, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था कि जो प्लेस है वो अनविजिटेड है, ठीक है, तो हम उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर रहे हैं। अगेन दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट आंसर। फिर जो आंसर की में आंसर दिया हुआ है दैट इज ऑप्शन डी, कॉस्ट ऑफ इलनेस मेथड। कॉस्ट ऑफ इलनेस मेथड आई डोंट थिंक इट इज रेलिवेंट है, ठीक है। कैसे? दिस मेथड कैलकुलेट्स द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ इलनेस बाय समिंग डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, बेसिकली किसी चीज़ से आप बीमार हो रहे हो या आपको बैडली हार्म कर रही है या बैडली इम्पैक्ट कर रही है, तो उससे बचने के लिए या फिर वो जो इम्पैक्ट किया है आप इल हो गए हो उससे, तो उसके डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है, उन दोनों को मिला करके जो टोटल कॉस्ट आएगी हमारी दैट इज कॉस्ट ऑफ इलनेस मेथड, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन हेल्थ इकोनॉमिक्स एंड इज़ नॉट एप्लीकेबल टू वैल्यूइंग अ वाइल्डरनेस एरियाज एग्जिस्टेंस। क्लियर? सो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी आराम से चैलेंज कर सकते हैं। सो लर्नर्स, सिर्फ और सिर्फ ये 3 ही क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 60 जिनको चैलेंज किया जाना चाहिए, अदरवाइज ऑल अदर आंसर्स आर करेक्ट इन द आंसर की, ठीक है। चलो, अब लर्नर्स की काफ़ी सारी क्वेरीज आई थी, उनको और भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें डाउट था कि मैम शायद ये क्वेश्चन भी चैलेंज किया जाना चाहिए। सो आई एम अगेन सेइंग 9, 12 एंड 60 के अलावा कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको चैलेंज किया जाना चाहिए। चलिए, अब कुछ लर्नर्स को 64th क्वेश्चन में भी डाउट था कि मैम ये क्वेश्चन क्यों नहीं चैलेंज होगा, ठीक है, या फिर क्यों चैलेंज होगा। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन चैलेंज नहीं होगा, इसको हम ध्यान से एक एक करके अगर इसके रीजंस पढ़ेंगे तो यू विल गेट टू नो दिस। चलिए, सो ये क्वेश्चन क्यों लर्नर्स ने बोला होगा चैलेंज होना चाहिए, क्यों? क्योंकि उनको लगा कि मैम ये 1991 की जो रिफॉर्म्स आए थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी, है ना, बट काफ़ी सारी चीज़ें धीरे धीरे हुई थी, ग्रेजुअली हुई थी, डायरेक्ट इम्पैक्ट कुछ चीज़ों पर आया था। सो हमें यहाँ पर एक मोस्ट रेलेवेंट आंसर ढूंढना था, ठीक है, एंड द मोस्ट रेलेवेंट आंसर इज बी ओनली। क्वेश्चन क्या है? ड्यू टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991 इन इंडिया, द मार्केट रेट एक्सचेंज सिस्टम वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1991। मार्केट रेट एक्सचेंज सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ था, बट दिस इज़ नॉट कम्प्लीटली करेक्ट, ठीक है। कम्प्लीटली करेक्ट क्यों नहीं है? मार्केट रेट एक्सचेंज सिस्टम क्या कि भाई पूरा फ्लेक्सिबल सिस्टम आ जाए, है ना, कि मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करनी चाहिए एक्सचेंज रेट कम्प्लीटली ऑन डिमांड एंड सप्लाई, बट इनिशियली डीवैल्यूएशन किया गया था, ठीक है। सो दिस आंसर इज पार्शियली करेक्ट, बट हम पार्शियली करेक्ट आंसर्स को करेक्ट नहीं मानते, ठीक है। द मार्केट रेट एक्सचेंज सिस्टम वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1991, दिस इज पार्शियली करेक्ट बट नॉट द मोस्ट एक्यूरेट स्टेटमेंट। क्यों? वाइल द रुपी वॉज डीवैल्यूड, रुपी को डीवैल्यू किया गया इन 1991 टू हेल्प मैनेज द बीओपी क्राइसिस, अ मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट वॉज इंट्रोड्यूस्ड लेटर इन 1992 टू 1993। तो मैनेज्ड फ्लोटिंग को हमने इम्प्लीमेंट किया था, इसलिए दिस इज नॉट कम्प्लीटली करेक्ट या फिर दिस इज नॉट द मोस्ट एक्यूरेट आंसर, ठीक है। चलो, सेकेंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल रेलेवेंट आंसर है। कैसे? सब्सटेंशियल चेंजेस इन द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी वर अंडरटेकन, ठीक है। सो लिबरलाइजेशन के अंडर हमने यही पढ़ा था, एलपीजी 1991 के अंडर हम कौन सी पॉलिसीज पढ़ते हैं? एलपीजी, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जो है उसको बहुत सारी उसके अंडर वेरियस पॉलिसीज आई थी एंड हमने लाइसेंसिंग को धीरे धीरे कम कर दिया था। सो दिस इज द कोर कॉम्पोनेंट ऑफ 1991 न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ठीक है। सो इसलिए दिस आंसर इज मोस्ट रेलेवेंट। बाकी 2 ऑप्शंस भी देख लेते हैं। फेजिंग आउट डेफिसिट फाइनेंसिंग वॉज डन, डेफिसिट फाइनेंसिंग को पूरी तरीके से फेज आउट कर दिया गया, ऐसा स्टेटमेंट में लिखा है। तो द फिस्कल डेफिसिट वॉज अ मेजर रीजन फॉर द 1991 क्राइसिस एंड द गवर्नमेंट्स रिफॉर्म एजेंडा एम्ड टू रिड्यूस इट। हाउएवर, डेफिसिट फाइनेंसिंग वॉज नॉट एंटायरली फेज्ड आउट। यहाँ पे क्या टर्म लिखा है कि 1991 में ही डेफिसिट फाइनेंसिंग को फेज आउट कर दिया गया था। तो पूरी तरीके से फेज आउट नहीं किया गया था, बट रिफॉर्म्स लाए गए थे कि ताकि इसको कम से कम किया जा सके, ठीक है। कंप्लीटली फेज आउट हमने नहीं किया था, इसलिए ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, मेजर PSUs वर प्राइवेटाइज्ड इन 1991 टू 1992।
अब मैम प्राइवेटाइजेशन के अंडर तो यही हुआ था, यस प्राइवेटाइजेशन के अंडर ये हुआ था। डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो हमारी बहुत मेजर पॉलिसी थी, वॉज अ की कॉम्पोनेंट ऑफ द रिफॉर्म्स, बट अगेन मेजर प्राइवेटाइजेशन डिड नॉट अकर इमीडिएटली, इंस्टेंट इफेक्ट नहीं था, इंस्टेंटली प्राइवेटाइजेशन नहीं किया गया था, धीरे धीरे किया गया था, ग्रेजुअली किया गया था, ठीक है। सो द गवर्नमेंट बिगेन बाय सेलिंग माइनॉरिटी स्टेक्स। पहले स्टार्ट कैसे हुआ, एकदम मेजर पे अटैक, यहाँ पे क्या लिखा है, मेजर PSUs वर प्राइवेटाइज्ड, नहीं, पहले इनिशियली माइनॉरिटी स्टेक्स को सेल किया गया इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड इनिशिएटेड स्ट्रेटेजिक सेल्स लेटर, और फिर लेटर ऑन स्ट्रेटेजिक सेल्स धीरे धीरे बाकी सेक्टर्स को भी सेल किया गया। द फुल स्केल प्राइवेटाइजेशन ऑफ लार्ज इंपॉर्टेंट PSUs टुक प्लेस मच लेटर, और बड़े लेवल पे मेजर PSUs की अगर हम बात करें तो वो थोड़ा लेटर स्टेज में हुआ था, इसलिए अगैन दिस ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट द मोस्ट रेलिवेंट, मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन। तो मोस्ट रेलिवेंट ऑप्शन कौन सा है हमारा, बी, एंड आंसर की में भी क्या आंसर दिया हुआ है, बी इटसेल्फ, इसलिए इस क्वेश्चन को हम चैलेंज नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ये 87th क्वेश्चन में भी लर्नर्स को डाउट था, सो इसको भी हम क्लियर कर लेते हैं। इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट एक्स आर ऑल्सो द एलिमेंट्स ऑफ सेट वाई, देन एक्स इज अ सबसेट ऑफ वाई, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि जब जो सारे के सारे x के एलिमेंट्स वो सेट y के भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो x जो है वो सबसेट हो जाएगा y का। हमने ये चीज़ पढ़ी है बिल्कुल कि भाई जितने भी एलिमेंट्स अगर x में हैं वो सेम के सेम एलिमेंट्स y में हो जाए तो x एक सबसेट हो जाएगा y का, दिस इज करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर सेट एनालिसिस, नॉट ट्रू, तो द एम्प्टी सेट इज रिटन एज म्यू। इस तरीके से एम्प्टी सेट को हम नहीं लिखते हैं, हम एम्प्टी सेट को इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है, दिस ऐसे करके यहाँ, ठीक है, या फिर हम ऐसे क्लोज ये जो दो ब्रैकेट्स बनाते हैं एंड इसके बीच में कोई भी वैल्यू हम नहीं लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स विथ नथिंग इनसाइड, ठीक है। बट यहाँ पे जो साइन बना हुआ है दिस डज नॉट डिनोट एम्प्टी सेट, तो नॉट ट्रू हमारा बी हो जाएगा, एंड आंसर की में भी यही आंसर दिया हुआ है, सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बाकी भी हम देख लेते हैं। अ सेट W comprising only the common elements of two sets x and y can be written as W is equals to x intersection y. Yes, अब ये क्या बोल रहा है कि एक W सेट है जो x और y के कॉमन एलिमेंट्स को दे रहा है, तो कॉमन एलिमेंट्स क्या डिनोट करता है, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन से ही तो हम डिनोट करते हैं कि x इंटरसेक्शन y। इसका क्या मतलब है कि x और y के बीच में जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको हम लेके चलेंगे। So this is also correct. The complement of a set X is the set of elements of the universal set U that are not elements of set X. अब यहाँ पे ये बोला गया कि complement of set X एक set है X, ठीक है, X एक set है और universal set U है, ठीक है। So X का complement क्या होगा, X का complement वो ही होगा जो X में नहीं आ रहा, ठीक है। लेट से यूनिवर्सल में अगर 4 नंबर्स आप ले रहे हो 1 2 3 4 एंड x में 1 and 2 लिए हैं, ठीक है। सो यूनिवर्सल सेट की अगर मैं बात करूं तो हम यहाँ पे 1 2 3 4 3 लेके चल रहे हैं, एंड x की अगर मैं बात करूं तो x में हम 1 and 2 लेके चल रहे हैं, तो x का कॉम्प्लीमेंट इस तरीके से x डैश से हम इसको डिनोट करते हैं। सो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट x इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट u दैट आर नॉट एलिमेंट्स ऑफ सेट x, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट, ये जो u है, यूनिवर्सल सेट जो है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसमें से जो x में नहीं आए, ठीक है, x में जो नहीं आए वो क्या हो जाएंगे, उसके कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे, ठीक है। सो इस तरीके से लिखेंगे एंड अगेन दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। चलो, सो इस क्वेश्चन को भी हम चैलेंज नहीं करेंगे बिल्कुल। ओके, सो एक डाउट और क्वेश्चन नंबर 89 में था लर्नर्स को, एंड इसका डाउट भी आई कुड अंडरस्टैंड। देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ED हम कैसे निकालते हैं, DQ अपॉन DP, ठीक है, इंटू P अपॉन Q, यही फॉर्मूला है इलास्टिसिटी का। ओके, सो इसको हम डायरेक्टली पुट करेंगे QD, है ना, QD को हमें डेरिवेट करना है।
सो डेरिवेशन कैसे करते हैं, ये -2 आ जाएगा, ठीक है। p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू इज़ 3 एंड q की वैल्यू हम निकाल देंगे 12 - 2p, ठीक है। सो 12 - 6 विच इज़ 6, ठीक है। सो इस तरीके से, सो दिस विल बी -2 × 1/2, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा -1 एंड आंसर विल बी ए, और आंसर की में भी हमें यही आंसर दिया हुआ है। सो दिस इज़ ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट। अब कई लर्नर्स को डाउट -1 एंड +1 में आया होगा, यहाँ तक सबने आई होप सॉल्व कर लिया होगा, बट कन्फ्यूजन कहाँ हुआ होगा कि ऑप्शन ए और बी, कि मैम -1 होगा या +1 होगा। सो अगेन माइनस डिनोट करने का क्या मतलब है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इन्वर्स रिलेशनशिप, कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो रहा है, एंड दिस माइनस साइन शोज इन्वर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, इसलिए यहाँ पे -1 आएगा एंड नॉट 1, ठीक है। अब बोलोगे कि मैम इलास्टिसिटी तो हम पॉजिटिव सेंस में लिखते हैं, तो यस हम लिखते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, एब्सोल्यूट वैल्यू में हम इलास्टिसिटी को कंसिडर करते हैं, बट द मैथमेटिकली करेक्ट आंसर इंक्लूड्स द नेगेटिव साइन। मैथमेटिकली करेक्ट आंसर जो है उसमें नेगेटिव साइन आएगा, एंड इकोनॉमिक टर्म्स में भी अगर हम बात करें तो नेगेटिव रिलेशन शो करने के लिए हम लोग इलास्टिसिटी में माइनस का साइन डिनोट करते हैं कि भाई 1% इंक्रीज इन प्राइस, द क्वांटिटी डिमांड विल डिक्रीज बाय 1%। यूनिटरी इलास्टिक की हम बेसिकली बात कर रहे हैं। सो अगेन यस द आंसर विल बी -1 एंड नॉट +1, ठीक है। चलो, सो ये ही कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें लर्नर्स को काफ़ी ज़्यादा डाउट्स थे, 6 क्वेश्चंस थे। सो 3 क्वेश्चंस इसमें से जो हैं दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 9, 12 एंड 16। इन 3 क्वेश्चंस को आप लोगों को डेफिनेटली चैलेंज करना चाहिए। बाकी आई हैव चेक्ड ऑल द क्वेश्चंस और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको आपको चैलेंज करना है, राइट। सो लर्नर्स 24th इज़ द लास्ट डेट, एंड आप लोगों को बता दूं कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो डायरेक्टली बैच में जो कुछ भी पढ़ाया गया उसमें से आए थे। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर ऑल दोज जिनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है एंड स्टूडेंट्स वर वेरी एक्साइटेड, राइट। सो ऑल द बेस्ट फॉर फर्दर एग्जाम्स एज वेल। थैंक यू लर्नर्स, गुड।